सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन ने वजाहत तलब की थी कि चूंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम भी हो गई और उसके अलावा भी इलेक्शन एक्ट ये कहता है कि जनाब जिसने नॉमिनेशन पेपर्स में पार्टी का जमा नहीं करवाया, जिस पार्टी के साथ वो दूसरी उस पार्टी को किस तरह से वो सीट मिल सकती है, जो सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले के अंदर था। अलबत्ता वो जो वजाहत तलब की थी सुप्रीम कोर्ट ने वो वजाहत दे दी है और इलेक्शन कमीशन की अच्छी खासी तसल्ली करवाई है। 4 पेजेस की ये वजाहत है, तफसीली फैसला अभी नहीं आया। इलेक्शन कमीशन को ये कहा गया कि जो वजाहत आपने मांगी है ये एक ताखीरी हरबा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। साथ उन्होंने कहा कि आपकी जो दरखास्त है ये अदालती फैसले पर अमल दरामद में रुकावट के मुतरादिफ है और इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट बात साथ यह की गई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसके नतायज भुगतना होंगे। लेकिन हुआ क्या है? हुआ यह है कि अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन का भी रिस्पॉन्स आ गया है। इलेक्शन कमीशन अभी तक अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है। दीदा दलेरी के साथ इलेक्शन कमीशन क्या कहता है मैं आपको बता देता हूं। इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि जनाब ये तासुरी दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का आर्ग्यूमेंट यह था कि पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लिहाजा ये सीट्स हम उनको कैसे दे दें। उनके तो इलेक्शंस अभी हमने दोबारा मुहद्दस अदसे के नीचे रखे हुए हैं और अभी तो हम उनको देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद और ये कहने के बावजूद कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इलेक्शन कमीशन ने कह रहा है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अब तक इलेक्शन कमीशन में जेर गौर है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये चाह रहा है कि इट वांट्स टू फाइट विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये अभी जो टीवी स्क्रीन के ऊपर भी ये टिकर आया उससे देख के ये अंदाजा होता है कि शायद इसी तरह का मामला। उसके अलावा सेनेट में कुछ तकारीर की गई। जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये 4 सफ़ों पर मुश्तमिल फैसला आया तो एक दफ़ा फिर गुफ्तगू शुरू हो गई 63A की जो तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने की थी, जस्टिस मुनीब ने वो फैसला लिखा था, उसके बारे में ये बात शुरू हो गई कि किस तरह से मतलब अचानक दोबारा क्यों ख्याल आ गया। वो ख्याल इस वजह से आया कि वोट देने से पहले कोई नाअहल नहीं होगा जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में था, और ख्याल हुकूमत को इस वजह से गुजरा क्योंकि उन्होंने बंदे तोड़ लिए हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके मुताबिक 41 अरकान इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई करने हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और उसके अलावा फिर नंबर्स पूरे नहीं होते नजर आते। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन डट गए, सारी जो एक इक्वेशन बन रही है इस पर तफसीली बात करेंगे, क्या इसके आगे कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए खास तौर पे, और हुकूमत अभी भी जो अपने प्लान के साथ स्टिक कर रही है, इलेक्शन कमीशन किस वजह से इतना दलेरी के साथ सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखा रहा है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, क्या दलेरी है इलेक्शन कमीशन? बाजवा साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला दूसरी दफा मानने से इनका। बाजवा साहब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी 2-3 मिनट की एक कहानी सुना देता हूँ। जुमेरात के रोज 12 बजे लाहौर से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, साथ मरियम नवाज साहिबा, साथ मरियम औरंगजेब साहिबा, अच्छा, ये 3 अफराद लाहौर एयरपोर्ट से इस्लामाबाद गए थे और रात 12:10 पर वापस आ गए थे। कल का अगर आप प्रोग्राम निकाल के देख लें तो मैंने उसमें आपको वाज़ेह तौर पर कहा था कि एक स्क्रिप्ट है, उसके मुताबिक मनवाना अमल होने जा रहा है। कल जो फिक्रा कहा था कि 85% फजलुर रहमान मान चुका है, आज मैं आपके लाइव प्रोग्राम में ये फिक्रा कह रहा हूं कि मौलाना फजलुर रहमान 100% साइन कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान और एक इत्तेहाद बन चुका है। अच्छा, अगर आसान जबान में अपनी आवाम को समझाना चाहें तो देखिए, ये आईनी तरमीम की कहानी है छोटी सी कि 2/3 मेजॉरिटी जो है, 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 अक्सरियत। अब 2/3 जो अक्सरियत है वो कौमी असम्बली के कुल अरकान 336 है, 224 पर जाकर 2/3 अक्सरियत मिलेगी। 224 पे मिलेगी तो आपके पास उसमें मसला एक आ गया ना, वो ठीक है आपकी बात, हो सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि उनके बयान से या उनकी पार्टी पोजीशन से अभी मुकम्मल वाजे नहीं हुआ कि वो हुकूमत का साथ देंगे, लेकिन चलें आपकी खबर है, वो तो बात अब रह गई सर पीछे। अब मामला ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 41 अरकान में से, अगर आप इजाजत दें तो मैं बात मुकम्मल पहले कर लूं, इसका जवाब दूं। नहीं, पहले मैं वो बात मुकम्मल कर लूं, ये इसका जवाब दे लूं। 2 बातें हैं ना भैया? नहीं, एक ही बात है। नहीं, एक बात नहीं है। आप बात कर रहे हैं जो अमेंडमेंट आई है 8 जजेस के वजाहती बयान के हवाले से, आज की बात। मैं बात कर रहा हूं तरमीम, आईनी तरमीम। 2 बातें हैं इकट्ठी जुड़ी हुई है ना। अच्छा चलो, मैं इकट्ठा जवाब देता हूं। जाने जिगर, आपके इकट्ठे जवाब फिर आपसे सीधा मुझसे ये ले लें कि आज सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के वजाहती बयान के बावजूद
जो आईनी तरमीम है हुकूमत के लिए कोई खतरा नहीं है। अब क्यों नहीं है, ये आर्गूमेंट से मैं साबित करता हूं, अगर आप इजाजत दें। जी बता दें। मैं साबित ये करता हूं कि 336 का ऐवान है, 336 में से 224 जो है 2/3 मेजॉरिटी है, यानी बचे सिर्फ 10 अफराद। अगर 10 अफराद हुकूमत के पास हैं तो वो 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर सकती है। आज करनी थी, इसलिए नहीं की। अब्दुल गफूर हैदरी एक, हमजा शहबाज शरीफ एक आ रहा है चाइना से, कौन आ रहा है? अब्दुल गफूर हैदरी साहब। फ्रांस से आ रहे हैं हमजा शहबाज साहब। ये 2 वोट कम हुए। जब ये 2 वोट कल होंगे पूरे इतवार के रोज, तो आपके पास फिगर होगा पूरा। अब आप जो फरमा रहे हैं कि ये 8 जजेस वाली फिगर फिर भी पूरा नहीं होता। देखें उसके अंदर मैं पूरा करके दे रहा हूं आपको, आप ले मुझसे पूरा करके ले। अच्छा, मैं आपको पीटीआई के कौन से उधर वोट डालेंगे? डाल कैसे सकते हैं वहां पे वोट? 63 बनने के तहत वो नाइल हो जाएंगे, वोट ही नहीं उनका काउंट होगा। मेरे जाने जिक्र बाजवा भाई, आप बार बार बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, ये अमेंडमेंट के हवाले से 20 खवातीन और 4 अक़लियती नशिस्तों की बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात समझ, वही कह रहे हैं। मैं आपकी बात समझ मानता ही नहीं उस बात को। अरे मेरे पास 8 अरकान आजाद पड़े हैं, नाम गिनाऊं? ये देखे, मुबारक जेब बाजोड़ एक भाई अपना, मन सियालकोट वाले 2। बुनियादी तौर पे आप ये कह रहे हैं कि ये 8 में से सिर्फ 2 अफराद चाहिए बाजवा भाई, सिर्फ 2। अच्छा चलें चलें, जब वो डालेंगे ये तो 2 वो देख लेते हैं। आपने बुनियादी तौर पे ये भी बात कर दी है, बुनियादी तौर पे आपने ये भी बात कर दी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना। मैंने मानना है उस फैसले का, इससे तल्ले की कोई अच्छा, फैसल कैसे कर सकते हैं? फैसल चौधरी साहब, हाँ, इनसे पूछते हैं। फैसल भाई सबसे फैसल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, हमारे कानून हैं और बहुत सारे केसेस इमरान खान साहब के भी देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब आपके वक्त का। आप मामले को किस तरह देखते हैं? ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है इलेक्शन कमीशन को कि आप नोटिफाई करें इन 41 अरकान को एज पीटीआईज एमएनएज, और इलेक्शन कमीशन आगे से कह रहा है कि नहीं जनाब, अभी तो हमने, आपने जो कहा कि हमने मान लिया था कि उनका एक पार्टी स्ट्रक्चर है, बैरिस्टर गौहर को हमने चेयरमैन मान लिया था, हमने तो माना ही नहीं, अभी तो हम इलेक्शंस पे को देख रहे हैं। तो लिहाजा ये तो एक लड़ाई की और टकराव की सूरत बन रही है। आगे क्या मामला निकल सकता है इसमें से? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हुकूमत जो है इस वक्त लड़ाई के मोड में है, और क्योंकि हुकूमत का सर्वाइवल जो है वो एक शख्स की एक्सटेंशन से जुड़ा हुआ है और वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। सुप्रीम कोर्ट की इस वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन के पास कानूनी तौर पे और आईनी तौर के ऊपर कोई और रास्ता नहीं है। अगर वो किसी और रास्ते पे जाएंगे तो शायद इलेक्शन कमीशन को इसके जैसे कि इस फैसले में भी कहा गया है, वजाहती फैसले में भी, कि उसके फिर बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस यानी नताइज भुगतने पड़ेंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त अपनी सर्वाइवल की जंग भी लड़ रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी इस फैसले में कहा गया है कि जब आपने कॉरेस्पॉन्डेंस खुद की है और बैरिस्टर गौहर को और उमर अयूब खान को आप अब जब लेटर लिखते हैं तो उसमें चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी के नामों से पुकारते भी हैं, फिर आपने उनकी जो ऑथेंटिकेशन यानी उनके कहने के ऊपर आपने चारों सूबाई असम्बलियों में भी अरकान को जो है वो सीटें अलॉट की हैं, नोटिफाई किया है। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप नेशनल असम्बली के लिए कोई और रूल अपनाएंगे और प्रोविंशियल असम्बली के लिए कोई और क्राइटेरिया जो है वो उसको अपनाएंगे। सो टेक्निकली जो इलेक्शन कमीशन ने डिले करने के लिए, जिसको मुझे कहने में आर नहीं है कि बदनीति की बुनियाद पे ये वजाहत मांगी, तो उसको आज सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जो है वो वाज़े कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जो डिफाइंस है वो इलेक्शन कमीशन की डिफाइंस नहीं है, वो हुकूमत की डिफाइंस जो है वो उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और देखिए अकबर, जो इस वक्त मामला चल रहा है पाकिस्तान में, चाहे वो मईशत के तौर पे हो, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो, आइनी बहरान मज़ीद पैदा किया जा रहा है, तो ये पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। ये तो सब वो नहीं है। मुझे बात बताएं, आपको क्या लगता है? आपने खुद कहा कि इलेक्शन कमीशन इस मामले के अंदर एक पार्टी, उनका एक स्टेक, किस तरह से, मतलब एक आईनी इदारा है। काजी फाइज ईसा साहब ने तो बहुत, मतलब हम पूरी कौम ने सुना लाइव समातों के दौरान के बार बार उन्होंने उसकी आईनी हैसियत और उसकी आईनी अहमियत पर कितना जोर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को स्ट्रेट ऑन, हेड ऑन डिफाई कर रहा है। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये समझाएं जरा। देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन है, इस हुकूमत की जान इस तोते में है, और इस तोते का पिंजरा काजी फाइज ईसा ने अपने हाथ में रखा हुआ है और वो इसको संभाल के रख रहे हैं। आइनी इदारा पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, कोई पाकिस्तान में गैर आइनी इदारा
यानी एक पीएनबी नहीं चल सकता, एक चपरासी भी जो गैर कानूनी गैर आइनी हो वो भी नहीं चल सकता। तो ये कहना कि जी वो एक आइनी इदारा है, तो फिर आप रोज़ाना तो अपीलें सुनते हैं, हाई कोर्ट से बड़ा आइनी इदारा फिर कोई कौन हो सकता है। तो बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ने, जिसको ये अलेज किया जाता है कि इलेक्टोरल फ्रॉड 2024 का जो किया गया है उसमें इलेक्शन कमीशन बनफ़्स नफीस मौजूद था, और ये हुकूमत जो है वो उसकी सारी जो जान है वो अटकी हुई है। उनको जो ख़तरात हैं वो बाजवा साहब ये हैं कि कहीं 8 फरवरी के इलेक्शन का ऑडिट ना हो जाए। मुझे नहीं समझ में आती कि इसकी बुनियाद क्या है, लेकिन ये ख़तरात उनको हैं जिसकी बुनियाद पे ये एक असॉल्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। और दुनिया में कहाँ पे होता है कि आला तरीन अदालत का फ़ैसला अगर आप नहीं मानेंगे तो एनआरकी तो होगी, फिर आप जो है आइन के तहत तो नहीं चल सकता। जैसे भट्ट साहब ने कहा है, तो फिर कोई स्क्रिप्ट है जो कि गैर आइनी भी है, गैर कानूनी भी है। मुल्क स्क्रिप्ट के तहत नहीं चलते हैं, मुल्क आइन और कानून के तहत चलते हैं।